वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन लेकर आए हैं रिवीजन ऑन द टॉपिक अल्टरनेटिंग करेंट्स। चलिए, आज इस अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में हमें बहुत सारी बातें करनी है, जैसे अल्टरनेटिंग ईएमएफ करंट क्या होता है, एवरेज क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ क्या होती हैं, अगर अल्टरनेटिंग करंट रजिस्टर में, इंडक्टर में, कैपेसिटर में या उन सब के कॉम्बिनेशन में पास होगा तो ग्राफिकल रिलेशन, पावर, वाटलेस करंट, एलसी ऑसिलेशन, ट्रांसफार्मर एंड एसी जनरेटर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ की, वो क्या होता है। अगर कोई भी ईएमएफ जिसमें कंटिन्यूसली मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, है ना, और उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग ईएमएफ। करंट क्या होता है, उसमें करंट चेंज होगा, सेम प्रोसीजर रहने वाला है। क्लियर? आइए देखते हैं किस तरीके से हम इसे बनाते हैं। ये मैं यहाँ पर फेज बना दे रहा हूँ, थीटा ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। इसको मैंने बना दिया ईएमएफ और करंट दोनों के केस में। तो ये जो वेरिएशन है साइनोसॉइडल वेरिएशन, जिसमें कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसी को हम कहेंगे अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ओके, और I मैंने ग्रीन वाले से रिप्रेजेंट किया है, इसे हम बोलेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये हो गई बात कि किस तरीके से अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। इज दैट क्लियर? और अगर मैं इसी को ग्राफ स्टार्ट करता हूँ 90 डिग्री साइन में लीड करता हुआ, तो वो बन जाता है कॉस वाला। तो ई नॉट साइन, कॉस साइन की जगह क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी, और आई हो जाएगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पर ई नॉट और आई नॉट है वो मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर? ओमेगा टी के बारे में सिंबल एसी सोर्स का हम साइनोसॉइडल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ रही बात एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कि अगर किसी भी सर्किट में कुछ हाफ टाइम पीरियड के लिए जो चार्ज फ्लो होगा, उतना ही चार्ज दोनों में सेम टाइम के लिए, अगर एक एसी और एक डीसी सर्किट, एसी और डीसी डिवाइस कनेक्ट करते हैं सेम रजिस्टर के अक्रॉस, तो आई आर एम एस के बारे में अगले वाले वीडियो में बात करेंगे। इसमें जो हम बात करें मीन या एवरेज करंट और वोल्टेज के बारे में, तो ये जो मैं आपको वैल्यूज़ दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये है मीन या एवरेज करंट की, विच विल बी 2 आई नॉट बाई पाई। अब यही बात ईएमएफ के टर्म्स में कितना हो जाएगा, द 2 ई नॉट बाई पाई, वेयर ई नॉट एज द मैक्सिमम। इज दैट क्लियर? और जो एवरेज लेते हैं हम हाफ साइकिल के लिए लेते हैं, फुल साइकिल में कंप्लीट होके ज़ीरो हो जाएगा। फुल साइकिल में लेते हैं रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर जो होता है उसमें हीट के कंसेप्ट को सेम करते हैं और हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो दैट कम्स RMS, और जो वर्चुअल वैल्यूज़ है या उसी को हम वर्चुअल करंट भी कहते हैं, और दैट इज़ आई नॉट बाई रूट टू। और अगर हमें ईएमएफ के बारे में बात करना है तो हम उसको लिखेंगे ई नॉट बाई रूट टू। ओके, relative values of peak, virtual and mean values of alternating EMF, ये दोनों मैं लिख रहा हूँ। E नॉट विच इज़ द मैक्सिमम, EV मतलब वर्चुअल, EM, ठीक है। तो EM जो लिख रहा हूँ मीन या एवरेज के बारे में बात कर रहा हूँ, और वर्चुअल के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब RMS के बारे में बात कर रहा हूँ। दोनों की वैल्यूज़, अगर हम एवरेज के बारे में बात करें तो 0.637, और वर्चुअल या RMS के बारे में बात करें तो 0.707 टाइम्स ऑफ ई नॉट रहने वाला है। इज दैट क्लियर? ये इंपॉर्टेंट टिप्स आप ध्यान रखेंगे सारी बातों को। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, अगर प्योर रजिस्टर वाले सर्किट में, एसी सर्किट में प्योर रजिस्टर लगा दिया जाए, तो जिसमें से हमने ईएमएफ सप्लाई कितना दिया है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो मुझे चाहिए कि करंट किस फेज में होगा, तो करंट मिला मेरे यहाँ से साइन ओमेगा टी, मतलब करंट और ईएमएफ जो है दोनों के दोनों सेम फेज में। इसका प्लॉट देखिए ज़रा एक बार किस तरीके से बनेगा। ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में भी मैंने यहाँ पर लिख करके दिखाया आपको, और ये बनाता हूँ मैं ईएमएफ और करंट का प्लॉट। तो इस तरीके से जो ब्लू कलर में है वो ईएमएफ का, और जो रेड कलर में है वो करंट का प्लॉट है। दोनों सेम फेज में मूव करें, बस एम्पलीट्यूड डिफर करेगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम करंट का वो ईएमएफ बाय आर है। इज दैट क्लियर? उसका फेजर डायग्राम देखते हैं। अगर ये ई नॉट है तो ई नॉट के ही डायरेक्शन में आई नॉट है। इज दैट क्लियर? दोनों सेम फेज में है। अगर प्योर इंडक्टर में हम प्योर इंडक्टर लगाएं किसमें, एसी सर्किट में, तो क्या होगा। अब रही बात
कि जो इंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होता है अपन लोगों ने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, दैट इज माइनस ऑफ एल डी आई डी टी। तो इसकी हेल्प से हम यहाँ से डी आई निकालेंगे और डी आई आएगा ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, तो ये जो मेरे को यहाँ से मैं आई चाहिए था तो इंटीग्रेट किया मैंने, और इंटीग्रेट करने के बाद मुझे जो फंक्शन मिलेगा आई का, जो कि साइनोसोइडल फंक्शन में आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इज दैट क्लियर? तो ये जो आई नॉट मैं लिख रहा हूँ, आई नॉट इज नथिंग बट ई नॉट बाई ओमेगा एल, ई नॉट बाई ओमेगा एल, जो कि मैक्सिमम करंट के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ, जो करंट है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू फेज में है, और जो हमारा ईएमएफ था ओमेगा टी फेज में, तो करंट जो है 90 डिग्री से लैग करेगा। इज दैट क्लियर? इसका मैं यहाँ पर पहले वेव फॉर्म बनाता हूँ। वेव फॉर्म देखिए, ये है हमारा ईएमएफ और उससे 90 डिग्री से लैग करता हुआ करंट का वेव फॉर्म है। अब यहाँ पर मैं उसका फेजर बनाता हूँ। ये इसका फेजर देखिए, अगर मैंने ईएमएफ बनाया इस डायरेक्शन में तो सर 90 डिग्री लैग करता हुआ करंट बनाऊंगा। ये हो गया किसी केस में, प्योर इंडक्टर के केस में। एग्जैक्टली कैपेसिटर के केस में क्या होगा, सिमिलरली हम कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे, कैपेसिटर में चार्ज के कंसेप्ट को लेकर के करंट कैलकुलेट किया, और हमने करंट कैलकुलेट किया, यहाँ से मिला करंट मैक्सिमम जो मिलेगा ई नॉट बाई आई बाई ओमेगा सी, आई बाई ओमेगा सी को एक्स ऑफ सी, इसी को हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी बोल सकते हैं। तो आई करंट आया आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो करंट है वो हमारा ईएमएफ से 90 डिग्री लीड कर रहा है, ना कि लैग कर रहा है। इसका वेव फॉर्म अभी हम बना करके देखते हैं। इसका वेव फॉर्म इस तरीके से आप देख रहे हैं, ब्लू से जो हमारा ईएमएफ है, आई से हमारा करंट है, तो जो साइनोसॉइडल फंक्शन में दिख रहा है मेरा करंट, जो कि 90 डिग्री से लीड करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, मैं अब इसके आगे आपको बना के बताता हूँ फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम में हमने देखा कि ई नॉट अगर ये है तो उसे 90 डिग्री लीड करता हुआ आई नॉट है, अगर ओमेगा टी एंगल था तो ओमेगा टी प्लस 5/2। अब बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी के साथ एक्सेल किस तरीके से वेरी करने वाला। एक्सेल मतलब होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, तो एक्सेल हो गया ओमेगा एल के बराबर, ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf। ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। इसका एक प्लॉट देख लेते हैं अपन, फ्रीक्वेंसी का विथ रेस्पेक्ट टू एक्सेल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको दिख रहा है तो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में बात करें तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी और एक्सी के बीच में जो रिलेशन बनेगा कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टिप्स, इंडक्टर जो है कैन नॉट डिक्रीज डायरेक्ट करंट। समझ में, इंडक्टेंस जो है वो डायरेक्ट करंट को डिक्रीज नहीं करता, इट कैन ओनली डिक्रीजेस अल्टरनेटिंग करंट। समझ में, डायरेक्ट करंट मतलब डीसी को डिक्रीज नहीं करता, वो सिर्फ किसको डिक्रीज करता है, अल्टरनेटिंग को। ठीक है, कैपेसिटेंस अलाउज एसी टू फ्लो थ्रू इट बट ब्लॉक्स डीसी, वो अपने अक्रॉस डीसी को पास नहीं होने देता, सिर्फ एसी को अलाउ करता है। सीधे चलते हैं तीनों के कॉम्बिनेशन पर, जिसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर, तीनों लगा है, एलसीएल सीरीज कॉम्बिनेशन इसे कहेंगे। इसके भी मल्टीपल जो कॉम्बिनेशन है पॉसिबल है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। सारे चीज़ें आपको नोट्स में लिखाई गई हैं, यहाँ पर क्विक रिवाइज करा रहे हैं सारी चीज़ें, तो आप उसे एक बार डिटेल में ज़रूर ध्यान से देखेंगे। ओके, हमें मालूम है कि रेजिस्टेंस जो है वो सेम फेज में रहने वाला है। जो इंडक्टर है उसमें करंट क्या करेगा, लीड करता है या लैग करता है, बताइए। इंडक्टर में करंट जो है वो लैग करता है और कैपेसिटर में लीड करता है। बट इसी का उल्टा अगर वोल्टेज के बारे में बात करें तो वोल्टेज जो है इंडक्टर में वो लीड करेगा और वोल्टेज कैपेसिटर में लैग करेगा। तो देखिए ये तीनों मैंने बना दिया। इन दोनों तीनों का रिजल्टेंट अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो VL माइनस VC ऊपर बनेगा और VR इधर बनने वाला, तो रिजल्टेंट हमारा 5 पर बन जाएगा। तो नेट EMF कितना हो गया, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर और उस पूरे का अंडर रूट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, V जो है, जो वोल्टेज है, दैट विल बी रिटन एज करंट इनटू इट्स रिएक्टेंस। ठीक है, तो उसका रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस के सम से लिखा, तो यहाँ से मुझे करंट क्या मिल गया, इतना मिला। ठीक है, और करंट जो होता है इज इक्वल टू ई बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। तो अगर V बाई आई अगर मैं लिखूँ तो V बाई आई इज रिटन एज Z इम्पीडेंस यहाँ पर। ठीक है, तो इम्पीडेंस की वैल्यू आ जाने वाली है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से tan फाई आप निकालना चाहें तो tan फाई परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, तो VL माइनस VC बाय आर आप tan फाई निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप फाई निकाल सकते हैं tan इनवर्स लेकर के। इज दैट क्लियर?
कुछ केसेस डिस्कस कर लेते हैं। अगर एक्सएल ग्रेटर है एक्सी से, तो जहाँ साफ साफ दिख रहा है वैल्यू पॉजिटिव बनेगी, और पॉजिटिव बनेगा तो फाई की वैल्यू पॉजिटिव बनेगा। इसी का उल्टा, अगर एक्सएल लेस हुआ एक्सी से तो नेगेटिव बनेगा, फाई की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। और अगर बराबर हो गए तो टैन फाई बराबर हो गया तो टैन फाई की वैल्यू कितनी होनी, जीरो, मतलब फाई की वैल्यू कितनी होनी, जीरो होना है। इज दैट क्लियर? और जब यही सिचुएशन अगर होती तो इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के केस में हम चाहते हैं कि इम्पीडेंस कम से कम हो, तो एक्सएल जो है एक्सी के बराबर होगा, मतलब ये जो है ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी मिलकर के होने वाला है जीरो, मतलब जो इम्पीडेंस होगा सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के बराबर होने वाला, जिसकी वजह से करंट हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, जिसकी वजह से हमें करंट कैसा मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। और उस पर्टिकुलर पर जब मैं एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी करूंगा तो मतलब ओमेगा एज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू देखा तो 1 बाई रूट ऑफ एल सी आ गया, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 बाई 2 पाई रूट ऑफ एल सी। रेजोनेंट फैक्टर या क्यू फैक्टर, ठीक है, क्या होता है आइए देखते हैं। मैंने ओमेगा वर्सेस आई नॉट का प्लॉट बनाया, तो एक रजिस्टर R1 है, दूसरा रजिस्टर R2 है, एक तीसरा रजिस्टर R3 लेके तीनों का ग्राफ बनाया। आप इसे पॉज करिए और पहले बताइए कौन सा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसी को हम शार्पनेस भी बोलते हैं या क्वालिटी फैक्टर भी हम यहाँ पर बातें करेंगे। तो जिसका शार्पनेस सबसे ज़्यादा है, इज दैट क्लियर, वो रेजिस्टेंस सबसे कम होना चाहिए क्योंकि करंट वहाँ पर ज़्यादा है। तो ये आपको रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम देखते जाएंगे, और हमने क्या किया, क्वालिटी फैक्टर में बैंडविड्थ निकालते हैं, तो बैंडविड्थ जो हमारा आ गया, तो मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है, समझ में आ रही, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी प्लस डेल्टा ओमेगा, और इधर नीचे पीछे चले गए तो इधर चले गए तो रेजोनेंस माइनस डेल्टा ओमेगा, तो बैंडविड्थ कितना आ गया, दोनों को डिफरेंस लिए तो ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा। तो क्वालिटी फैक्टर को किस तरीके से डिफाइन किया जाता था ये देखते हैं। क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा आर, बैंडविड्थ मतलब 2 ओमेगा। तो क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन कर दूंगा मैं ओमेगा आर बाई ट्वाइस ऑफ ओमेगा। अब चलिए कैलकुलेट करते हैं इन वैल्यूज़ को, है ना। इसी को दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है, मतलब अगर मैं बात करना चाहूँ तो इसको और किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, तो दैट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आइदर द इंडक्टेंस और द कैपेसिटेंस टू द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस टू द रेजिस्टेंस। इज दैट क्लियर? दोनों के केस में हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो क्यू की वैल्यू कितने हैं, 1 बाई ओमेगा आर। ठीक है, तो रेजोनेंस के केस में हमने जो यहाँ पर बातें की है, ये सारी चीज़ आपको क्लियर है, और फटाफट रिवाइज करिए इसको। सारी चीज़ें क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं पावर एंड एसी सर्किट में, फिर एलसीआर सर्किट। अगर एलसीआर सर्किट ले लिया है, ठीक है, ईएमएफ देखा हमने करंट भी देख लिया, करंट में मान लेते हैं कुछ फाई का फेज डिफरेंस है। ओके, तो हमने इंस्टेंटेनियस पावर निकाला इंटू आई करके, तो हमें ये वैल्यू मिल गई। तो जो हमें यहाँ से वर्क डन मिला कंप्लीट साइकिल के लिए 0 to t के लिए, है ना, तो ये हमें मिला कुछ इतना, ई नॉट आई नॉट कॉस फाई इंटू टी बाई 2। ओके, अगर मैं बात करूँ एवरेज पावर की, तो एवरेज पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय द टाइम। ओके, तो हमें यहाँ से टी से टी कैंसिल हो गया, तो मिला ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस ऑफ फाई। ई नॉट आई नॉट, तो ई नॉट हो गया है मैक्सिमम ईएमएफ, पीक ईएमएफ, और आई नॉट हो गया है पीक करंट, और जो कॉस फाई है दैट इज पावर फैक्टर। ठीक है, तो कॉस फाई की वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी सर्किट टू सर्किट। आप चाहे तो एक्सेल सर्किट के लिए निकाल लीजिए, आप चाहे तो सॉरी एक्सेल, एक्सी, आर, या एनी वन ऑफ द कॉम्बिनेशन, चाहे तो आरसी सर्किट, आरएल सर्किट, एलसी सर्किट या आरएलसी सर्किट। अपन यहाँ पर आरएलसी सर्किट देख रहे हैं, तो आरएलसी में हम पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे, आर बाई जेड। आर की वैल्यू, जेड इम्पीडेंस हो गया हमारे पास, आर इम्पीडेंस कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का स्क्वायर, रेशियो ले लेंगे, पावर फैक्टर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में ऐसे भी आप सबके लिए निकाल सकते हैं पावर फैक्टर। इज दैट क्लियर? तो ये हो गई बात एवरेज पावर की। तो एवरेज पावर कितना हो गया, आई आर एम एस, पी आर एम एस, या जहाँ पर हम उसको ई आर एम एस बोल रहे हैं, कॉस फाई। ठीक है, तो एवरेज वैल्यूज हो गई, डन। अगर प्योरली रेजिस्टिव या प्योरली इंडक्टिव है तो फाई कितना आने वाला है, 90 आने वाला, और फाई 90 आएगा। तो प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव में कॉस 90 की वैल्यू है 0। तो प्योरली कैपेसिटिव और प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए
हमारा पावर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा, ठीक है। और प्योरली रेजिस्टिव के लिए सबसे ज़्यादा VRMS IRMS के बराबर। वॉटलेस करंट किसे कहते हैं? एक ऐसा करंट जिसकी वजह से कोई भी पावर फ्लो ना हो। जैसे कि एग्जांपल देख देते हैं, यहाँ पर मैंने वर्चुअल करंट देखा IV, और यहाँ पर EV, दोनों के बीच में एंगल है फाई। तो IV का अगर मैं कंपोनेंट लेना चाहूँ EV के डायरेक्शन में, तो वो बनेगा EV cos फाई। लेकिन इसी के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई एक कंपोनेंट ले लेता हूँ 90 डिग्री पर, इज दैट क्लियर, तो IV हो गया साइन फाई। अगर IV साइन फाई और EV के बीच का जो एंगल है दैट इज एग्जैक्टली 90, तो इन दोनों का अगर मैं वैल्यू लिखूंगा तो दैट वैल्यू कम्स 0, और इस करंट की वजह से कोई भी पावर नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? एंड दैट इज कॉल्ड एज वॉटलेस करंट। रही बात LC ऑसिलेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। LC ऑसिलेशन क्या है कि यहाँ पर हमारे पास एक इंडक्टर है, कैपेसिटर है। हमने दोनों बातें कर ली। इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फील्ड। कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर LC ऑसिलेशन में एनर्जी वंस कन्वर्टेड, मैग्नेटिक फील्ड से जो एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से जो एनर्जी कन्वर्ट होगी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। समझ में आ रहा है? तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हम लोग देख लेते हैं, जब टाइम 0 है तो एनर्जी फील्ड की मैक्सिमम है, और किसकी फील्ड की? इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम है, मैग्नेटिक फील्ड की 0 है, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं इसको। किसी भी टाइम T/8 वाले टाइम पर, मतलब एक कंप्लीट ऑसिलेशन, T/4 भी नहीं है, T/8 वाले टाइम पर बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी हो गई मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी के बराबर। नेक्स्ट इंस्टेंस में हम क्या देखते हैं, 2T/8 मतलब T/4 मतलब क्वार्टर ऑफ द टाइम पर हम बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो फील्ड हो गया, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी दैट हो गई 0, और वो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो चुकी है किस में? मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी के फॉर्म में। यहाँ पर देख रहे हैं, पहले यहाँ पर बहुत सारी फील्ड की लाइंस दिख रही थी आपको, ओके। यहाँ पर हमको कितने 2 4 6 फील्ड लाइंस दिख रही हैं। यहाँ पर कम हो गई, कुछ 3 हो गई, और वो कुछ कन्वर्ट हो गई थी। यहाँ पर कुछ और टाइम पास हुआ तो ये पूरी की पूरी कन्वर्ट हो गई इसमें। और यहाँ पर हमने क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना। तो इसी तरीके से जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा तो एनर्जी वंस इलेक्ट्रिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इन द मैग्नेटिक, एंड वंस एनर्जी फाइनल magnetic energy is converted into the electric energy, and so on. That's why this is called as the LC oscillation. That is the complete cycle. इस तरीके से हमारे पास एनर्जी का ट्रांसफर होता है। Is that clear? यह है एक अनडम्प्ड ऑसिलेशन जिसमें मैंने चार्ज के बारे में देखा है ना, जिसमें कोई भी चार्ज टाइम के रेस्पेक्ट में कम नहीं होने वाला, वेरी नहीं होने वाला, डैम्पिंग नहीं होने वाली है। अब ये जो ऑसिलेशन आपको दिख रहा है ये किस टाइप का ऑसिलेशन है? दैट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब मैं बात करूं किसमें? कैपेसिटर में। अगर ठीक है, तो कैपेसिटर के केस में क्या होगा या इंडक्टर के केस में क्या होगा, दोनों पर डिस्कशन करने वाले हैं। मैं सबसे पहले ले लेता हूँ, इफ द Q बी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम t एंड di/dt द रेट एट विच द चेंज इन करंट, देन अब क्या होने वाला है? अब क्या होगा, जब उस रेट से चेंज होगा तो L/di/dt इंडक्टर हो गया प्लस Q/C कैपेसिटर में हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। di/dt इज रिटन एज dQ/dt, तो मैंने उसको थोड़ा सा रीअरेंज किया 1/LC, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा d2 क्यूब। अब यहाँ से मेरे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिलेगी, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी बनी? सिंपल हार्मोनिक इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन से दिख रहा है। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 1/√LC। फ्रिक्वेंसी कितनी है? 1/2π√LC। आइए बात करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ये क्या होता है? ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है उसके कंसेप्ट पे काम करता है। पूरा का पूरा ये जो प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में हम चाहते हैं फ्लक्स का लिंकेज मैक्सिमम हो, ठीक है। फ्लक्स का लिंकेज मैक्सिमम हो तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो भी पावर था इनपुट साइड में पूरा का पूरा हम आउटपुट साइड में ट्रांसफर करना चाहते थे। तो प्राइमरी का पावर कितना होगा? -NP/d∅dt, है ना। और सेकेंडरी में जो पावर कन्वर्ट हुआ वो मिला NS/d∅dt। तो दोनों का रेशियो ले लिया, तो दोनों के रेशियो को हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं। तो अगर सेकेंडरी साइड में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर सेकेंडरी साइड में ज़्यादा हुए तो क्या होगा? इसे हम बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और अगर कम हुआ तो इसे हम बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इज दैट क्लियर? द सेम फॉर्मूले को याद रख सकते हैं आप, है ना। ध्यान से रखिएगा, पॉज करिए, सारे फॉर्मूले आप जरूर ध्यान करेंगे, नोट करेंगे,
ठीक है, अब बात करते हैं एफिशिएंसी क्या होती है। तो आउटपुट टू द इनपुट का रेशियो, तो आउटपुट पावर हमारे पास क्या है, ई एस आई एस, इनपुट क्या है, ई पी आई पी। हमेशा अगर हम चाहते हैं कि कोई भी ट्रांसफार्मर आइडियल हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एफिशिएंसी 100%। बात करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, हमें नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स शुड बी ग्रेटर देन। अब वही रेशियो किसका बनेगा, सेम ई एस बाई ई पी का। तो सेकेंडरी साइड में वोल्टेज ज़्यादा चाहिए तो करंट ऑटोमेटिकली कम होगा, क्योंकि हम चाहते हैं पावर कॉन्स्टेंट हो। स्टेप डाउन में बताइए क्या होगा, बताइए। ठीक है, ओके, अब आगे पढ़िए, पॉज किया, देखा, बताइए। ओके, आगे देखते हैं। तो प्राइमरी में यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, प्राइमरी में करंट कम हो जाएगा, ईएमएफ ज़्यादा हो जाएगा और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अब सही बात, अब रही बात कि ट्रांसफार्मर में जो एनर्जी का है वो कितने तरीके से लॉस हो सकते हैं। तो सबसे पहले कॉपर लॉस समझ में आया, वाइंडिंग कॉपर वायर की जो की जाती है ना। फ्लक्स का लॉस, पूरा म्यूचुअल इंडक्शन होता है लेकिन हम चाहते हैं 100% हो, लेकिन नहीं होता है। ठीक है, लिंकिंग को मैक्सिमाइज कर। आयरन लॉसेस, ठीक है, उसमें एडी करंट लॉस भी आपका इंक्लूडेड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? देखिए किस तरीके से, तो उसको कम किस तरीके से किया जा सकता है वो आप सभी देख सकते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस हो जाएगा वहां पर, है ना। और एक और हमिंग साउंड प्रोड्यूस करता है एक्चुअली में। इज दैट क्लियर? अगला टॉपिक है हमारा इसी में, एसी जनरेटर क्या होता है। तो एसी जनरेटर क्या है, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। इसमें हमने क्या लिया, 2 बार मैग्नेट लिए नॉर्थ साउथ, इसमें एक आर्मेचर हमने यूज किया। ठीक है, यहाँ पर हमने रिंग्स लिए R1 के साथ, है ना। एक कार्बन ब्रश लिया B1, दूसरा रिंग लिया R2, दूसरा कार्बन ब्रश B2, और इसको हमने एक लोड के साथ कनेक्ट कर दिया। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर हम इसको घुमा देते हैं यहाँ पर, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको घुमा दूँ तो यहाँ पर जो मैंने PQRS वाला जो ब्रांच लिया है ना, इसको घुमा दूंगा तो क्या होना शुरू हो जाएगा। तो R1 वाला रिंग जो है B1 के साथ ही कनेक्टेड रह जाएगा और R2 वाला रिंग B2 के साथ ही कनेक्टेड रह जाएगा। और जैसे ही एक कंप्लीट लूप, एक ये जो लूप है उसका रोटेशन कंप्लीट होता है 180 डिग्री शिफ्ट होने के बाद, है ना, वो क्या हो जाएगा, अपना डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर लेगा। इज दैट क्लियर? उसके कंस्ट्रक्शन में आप लोगों को सारी चीज़ें मैंने आपको बताई ही दी, वर्किंग अभी हम समझने वाले हैं। हमने उसको घुमाया, तो घुमाएंगे तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ईएमएफ इंड्यूस जो होगा उसे हम, जो लोड हमने लगाया है वहाँ पर, उससे हम कंसिडर कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारा मैग्नेटिक फील्ड में हम इसको चेंज कर रहे हैं। तो हमें मालूम है फ्लक्स कितना होने वाला है, NBA cos फाई के बराबर होने वाला है। किसी टाइम टी पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा रहे थे तो थीटा कितना है, ओमेगा टी। तो नेट फ्लक्स फाई कितना हो गया, NBA cos ओमेगा टी। उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। ये सारी चीज़ मैं आपको EMI में भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो NBA ओमेगा जो है वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, दैट विल बी E0 sin ओमेगा टी। ठीक, इसको मैं टाइम के रेस्पेक्ट में और एंगल के रेस्पेक्ट में, दोनों के रेस्पेक्ट में उसको ब्रेक कर देता हूँ और इसको हम ग्राफ एक बना के देखते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास चीज़ें क्लियर होने वाली है। ओके, तो बहुत ही ध्यान से बेटा एक काम करेंगे आप लोग, सारे जो भी आपके नोट्स में जितने भी फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े हैं उन सारी चीज़ों को रिकॉल करेंगे।